ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, एक्स एंड वाई। ये एक्स है और ये वाई है, और मैंने इसके ऊपर ये सारा एनालिसिस परफॉर्म किया हुआ है। और ये कुछ दिन पहले मैंने ये भी काम किया था इंडेक्स नंबर के ऊपर। तो ये सारा मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारा कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इधर इंडेक्स नंबर्स जो हैं हमारे पास सारे। इंडेक्स ईयर्स गिवन है और प्राइसेस गिवन है। और इसका इंडेक्स नंबर हमने निकालना था 1964 एज ए बेस ईयर। फिर उसके बाद जो उससे आगे वाला है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ईयर एज ए बेस, यानी कि पहले 5 की जो एवरेज है वो हमने एज ए बेस ईयर लेके उसका इंडेक्स नंबर निकालना था। फिर उसके बाद एवरेज ऑफ द ऑल 10 ईयर्स एज ए बेस, यानी कि ये 10 हमें ईयर्स गिवन है, तो इनकी जो हम एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज की प्राइस जो एवरेज प्राइस आएगी वो हम बेस मान के वो प्राइस को हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे। फिर मैंने क्योंकि चेन इंडिसेस निकालने थे तो उसके लिए लिंक रिलेटिव भी निकालने पड़ते हैं। तो ये काम मैंने कुछ दिन पहले एक बच्चे ने पूछा था ग्रुप के अंदर कि उसका एक एग्जाम में क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया था एक्सेल के जरिए से, और ये बड़ा क्विकली हो गया था काम। फिर उसके बाद उसने उसके पास एक और था क्वेश्चन, और उसमें उसे कुछ इस तरह से डाटा गिवन था। ये जो कमोडिटीज़ 1963 1967, और इधर जो कमोडिटीज़ हैं राइस है और बेदले है और मेज़ है, और उनकी प्राइस क्वांटिटी इन 1963 और 1967 में प्राइस और क्वांटिटी ये गिवन थी। तो ये जो थे उसके अंदर वैल्यूज थी जो जो ईयर्स के हिसाब से और कमोडिटीज के हिसाब से थी। तो इसका मुझे निकालना था लेस्पेयर पास्चे और फिशरीज आइडियल इंडेक्स। तो ये सारा कैलकुलेट मैंने किया। ये फार्मूला जो लगता है उसके अंदर एक्सेल के एक्सेल के कह रहा हूँ, ये एक सिंपल जो फार्मूले हैं वही मैंने इनको यूज़ किया और कैलकुलेट करके मैंने ये लेस्पेयर पास्चे और फिशरीज वगैरह निकाला। और इसके अलावा फिर मैंने रिग्रेशन एनालिसिस भी परफॉर्म किया था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इसके ऊपर। और तब ये मैंने तब स्लोप निकाली थी वाई की। ठीक है, ये आपको नीचे नज़र आ रही होगी वाई की ये स्लोप, और ये फार्मूला था वाई का ए प्लस बी एक्स। और इधर ए जो कि वाई इंटरसेप्ट है और बी जो कि स्लोप है, ये मैंने निकाली थी। तो ये सारा वो डाटा था जो कि मैंने काम किया। अभी मैं आपको नए डाटा के साथ आपको नए सिरे से ये सारा कुछ आपको सामने करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सारा कुछ बनाना सिखाया था। ये क्या है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखी थी, लोअर क्लास लिमिट्स, अपर क्लास लिमिट्स, फ्रीक्वेंसीज, cumulative frequencies, relative frequencies, percentage relative frequencies, cumulative relative frequencies, क्लास लिमिट्स, फ्रीक्वेंसीज, और इनकी ग्राफिंग हमने की थी, पाई चार्ट्स, मल्टीपल बार चार्ट्स, और उसके बाद हिस्टोग्राम और सिंपल बार चार्ट। ये हमने कुछ बेसिक्स चार्ट्स भी किए थे कवर। तो ये हमने ये जो इससे पीछे वाली जो पहली वीडियो थी उस पे ये काम किया था, ये सारा कुछ उसमें ये काम हुआ था। और ये अलग अलग से ये ग्राफ्स हैं, और ये मैंने आज आपको क्विकली किस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ये वो रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करने का तरीका है। तो आप सब अपने अपनी एक्सेल जो है वो शीट जो है वो ओपन कर लें एक्सेल की। तो मैं इधर डाटा एंटर करने लगा हूँ। एक्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो रिग्रेशन एनालिसिस से शुरू करेंगे। तो इधर मैं कुछ डाटा एंटर करने लगा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। और फिर वाई के लिए डाटा एंटर करते हैं, 2 5 6 8 एंड 9। तो ये मेरे पास डाटा एंटर हो गया। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और होम में जाके मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। तो अरेंज भी मैंने कर लिया और इसको मैं ऑल बॉर्डर से बॉर्डर लगा रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर वाले जो दो हैं इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ।
और इनको मैं शेड दे देता हूँ येलो। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक डाटा है। तो अभी सबसे पहले जब आप रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ना, तो आपको एक बेसिक सा आइडिया लेने के लिए आप क्या करते हैं कि इनको प्लॉट करके देखते हैं कि ये किस तरह की शेप आ रही है इसकी। तो मैं इसको प्लॉट करूंगा सेक्टर प्लॉट के जरिए। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और इधर जाना है और इधर आके आपने स्कैटर प्लॉट के ऊपर आके क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये डाटा जो जितना भी है ये सारा आपके पास एक ग्राफ की शक्ल में आ जाएगा। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अब ये लाइन का जो ये जो इसकी मीन लाइन है जिसे हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं या लीस्ट स्क्वेयर लाइन कहते हैं, तो वो इस जगह से जा रही होगी। तो ये आपको एक रफ सा आइडिया हो गया कि क्या इसके अंदर सीन होने वाला है। तो मैं इसको थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए डिज़ाइंस। और इसके अंदर आके मैं एक प्यारा सा चार्ट को ही ड्रा करता हूँ। ये आ गया। तो ये मेरे पास एक चार्ट आ गया। अभी मैंने इसकी रिग्रेशन लाइन जो है जिसे हम लीस्ट स्क्वेयर लाइन कहते हैं वो निकालते हैं। तो उसके लिए मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, सॉरी लेआउट में। और लेआउट में जाके इधर ट्रेंड लाइन आपको ऑप्शन आ रही है एक ट्रेंड लाइन की। तो ट्रेंड लाइन में जब आप नीचे आएंगे तो आपके पास ये बहुत सारी इधर कर्व्स आ रही हैं। एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन, लीनियर फोरकास्टिंग ट्रेंड लाइन, टू पीरियड मूविंग एवरेज। तो मैंने इधर लीनियर के ऊपर मैंने लीनियर ट्रेंडिंग के ऊपर मैंने क्लिक करना है। तो आपके पास इधर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही होगी। अभी मजे की बात आपको इस ट्रेंड लाइन के बारे में मैं बताता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये जो वैल्यू है ना ये मीन है। ये एक्स का भी मीन है और वाई का भी मीन है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमेशा इनके सेंटर से गुजरती है। यानी कि एक्स और वाई के मीन जहाँ से आपस में मिलते हैं जिस पॉइंट पे, ये इस जगह पे एक्स का भी मीन है और वाई का भी मीन है। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन गुजरती है हमेशा। तो ये वो लाइन है जिसे हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन, या क्या ऐसे और भी इसके नाम हैं बहुत सारे। तो ये वो लाइन है। अभी ये लाइन आ गई हमारे पास। तो अभी इसका फार्मूला भी इधर शो करते हैं। फार्मूले के लिए आई थिंक डिज़ाइन, और इधर आते हैं और इस फंक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप इधर देखेंगे आपके पास ये इधर ये जो रिग्रेशन लाइन है इसकी आ रही है सारी। क्या इसका सीन है, इक्वेशन आपके पास आ गई है रिग्रेशन लाइन की। ये मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं मूव कर देता हूँ साइड पे। और अभी ये y इज इक्वल टू 1.7x प्लस 0.9। तो ये जो 0.9 है ये y इंटरसेप्ट है 0.9। और ये जो है हमारे पास 1.7x ये हमारे पास स्लोप, 1.7 जो है ये हमारे पास स्लोप है और x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये ही हमने निकालनी है। तो ये मैंने आपको ग्राफिकली आपको बता दिया कि किस तरीके से आप ये ट्रेंड लाइन निकालते हैं। तो ये तो हो गया ग्राफ का तरीका। अभी आपने ये सारा कुछ जो विजुलाइज करना है आपके पास क्विकली, आपने जल्दी जल्दी से सारा कुछ जनरेट करना है। तो डाटा एनालिसिस के लिए आपके पास डाटा को सिलेक्ट करना है आपने, बल्कि डाटा को सिलेक्ट नहीं करना, आपने इधर जाना है डाटा के ऊपर। डाटा वाला टैब आपको नजर आ रहा होगा। पहले मैं इस होम पेज पे था, अब मैं डाटा वाले टैब पे गया हूँ। और डाटा वाले टैब में जाके इधर मैंने क्या किया है, डाटा एनालिसिस। ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल आई थिंक नहीं होगा। तो आपने इस ऑप्शन को कैसे अवेल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कि फाइल में जाएं आप, फाइल में जाके आपके पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। और ऑप्शन में जाके आपने ऐड इन्स के ऊपर क्लिक करना है। तो ऐड इन्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे आप, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके पास इस तरह के बहुत सारी ऑप्शन खुल के आ जाएंगी। तो आपने करना है गो, गो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। तो इसके ऊपर ये देख रहे हैं, पहले ये मेरे पहले वाला और दूसरे वाला ये दोनों मेरे चेक हैं। तो आपके ये अनचेक होंगे तो आपने इनको चेक कर लेना है, यानी कि गुड लगा देना है, इनके ऊपर दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने फिर पहले सिलेक्ट कर लिया और मैं ओके कर रहा हूँ। तो आपके पास डाटा वाली टैब में इस तरह की ये ऑप्शन इधर खुल जाएगी, डाटा वाली
टाइप में, डाटा डाटा एनालिसिस की। तो आपने जब ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी तो आपने इसको ओपन करना है। तो इसके ऊपर आपके पास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, कोवेरिएंस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, एफ टेस्ट, टू सैंपल फॉर वेरिएंस, फोरियर एनालिसिस, हिस्टोग्राम, मूविंग एवरेजेस, रैंडम नंबर जनरेशन, रैंक एंड परसेंटाइल्स, रिग्रेशन। तो मेरे पास ये रिग्रेशन एनालिसिस क्योंकि मैंने करना है, आपको मैं वैसे डाउन करके दिखाता हूँ। कि अभी हमने क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करनी है। तो टेस्टिंग टी टेस्ट पेयर टू सैंपल फॉर मीनिंग, और टी टेस्ट टू पेयर अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस, टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस, जी टेस्ट टू सैंपल फॉर मीन। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे इधर फंक्शन हैं। ये सारे डाटा टूल पैक जो है ये डाटा एनालिसिस के लिए है। तो अब मैंने क्योंकि अभी रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो मैं रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर परफॉर्म करने के लिए रिग्रेशन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ओके के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा। ये अभी क्योंकि मैंने इससे थोड़ी देर पहले काम किया है तो ये सारा पहले ही सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको अनसेलेक्ट करके तो सारा कुछ नए सिरे से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपके पास बिल्कुल ऐसे खाली सारा कुछ पड़ा होगा, ठीक है। आपके पास ये सारा कुछ बिल्कुल ऐसे खुल के आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने जब ये जो इनपुट रेंज है वाई, इनपुट रेंज वाई अगर आप इधर देखें तो ये लिखा हुआ है, आपने इसके अंदर वाई की जो वैल्यूज हैं वो सारी इनपुट करनी है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया वाई को, और सारा सेलेक्ट जब मैंने किया तो ये इधर आ गया, वाई की वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से आपने एक्स की वैल्यूज को इस इनपुट रेंज के अंदर डालना है। तो ये देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वैसा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। और क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं सर, ये आप जो पढ़ा रहे हैं मैं जरा लेट ज्वाइन कर सका हूं, तो मुझे बता सकते हैं आप क्या करवा रहे हैं? मैं रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म कर रहा हूँ अभी। ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, आप बाद में देख देख भी सकते हैं। अभी रिग्रेशन एनालिसिस और इंडेक्स नंबर जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ, किस तरीके से आप डाटा को एनालाइज करते हैं। सर ओके ओके। तो ये देखें, अभी इनपुट एक्स के अंदर आपने एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमने इंसर्ट कर दी। फिर आपने जो लेबल है वो लगाना है। तो आपके पास ये लेबल आ गया। अगर आपने इसका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट जो कि इधर लिखा हुआ है, ये मैंने चेक किया हुआ है, इसको अनचेक में कर देता हूँ। अगर आपने ये जनरेट करना है तो आपको लेबल भी चाहिए, तो लेबल अगर आपने लगाना है तो आप इधर से लेबल भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आपके पास एक ऑप्शन आती है आउटपुट रेंज। आउटपुट रेंज से मुराद है कि आपने किस सेल में या किस एरिया के अंदर आपने जो डाटा एनालिसिस का डाटा है वो आपने जनरेट करवाना है। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं ये वाला सेल जो है इसे सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो मैं ग्राफ भी बनाऊंगा, तो मैंने ग्राफ को भी चेक कर लिया। तो ओके, मैं ये सारा इंटर करने के बाद मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये सारी इधर एक समरी सी जनरेट होके आ गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अभी ये वाली जो हमारे पास ये ग्राफ जो मैंने आपको पहले बना के दिखाया था, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ बिल्कुल सिमिलर सिमिलर है। आपको अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको सिमिलैरिटीज नज़र आ रही होंगी। और ये सारी समरीज जो है ये डाटा की अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और इसके अलावा पी वैल्यू, टी स्टैटिस्टिक्स, और सारा कुछ इसके अंदर निकल के आ रहा है। तो आपकी जो काम की चीज़ है वो इसमें सिर्फ ये है कि अगर आप ये इधर y को देखें तो आपके पास इधर y इंटरसेप्ट देखना है आपने। तो y इंटरसेप्ट कौन सा इस इक्वेशन में? 0.9। तो अगर आप इधर देखें इस जगह पे तो ये 0.9 आ रहा है, ठीक है, 0.9। और अगर आप इसकी स्लोप देखें 1.7 तो वो ये आ रही है। तो ये आपने बहुत ही क्विकली ये सारा कुछ आपने जनरेट कर लिया। तो आपके आपके काम के इधर सिर्फ जितना आपने पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक आपके काम की सिर्फ ये चार वैल्यूज हैं, और उसके अलावा ये आर आर की जो वैल्यू है ये है। आर की वैल्यू क्या बताती है? आर की वैल्यू ये बताती है कि आपके ये जो इक्वेशन है, आपकी जो ये ट्रेंड लाइन है, ये जो है ये हमें बता रही है कि हमारा 96% जो डाटा है वो इस ट्रेंड लाइन से एक्सप्लेन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमने
ग्राफिकली देख ली हैं और न्यूमेरिकली भी देख ली हैं, और ये सारा मैंने आपको तरीका बता दिया। अभी इसको करने का एक और तरीका है, आप वही सारा काम करें, एक्स की वैल्यूज लें, वाई की वैल्यू लें, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर निकालें, और ये सारा कुछ करने के बाद जिस तरह आप यानी कि मैनुअली करते हैं, सारा कुछ मैनुअली निकालते हैं, हाथ से आप निकालते हैं, वो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए, और फार्मूला के मुताबिक आप सारी वैल्यू कैलकुलेट करके वो सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो ये मैंने काम किया हुआ था पहले, और ये उस वक्त ये आउटपुट साइन थी, ये मुख्तलिफ डाटा है, ये आप देख सकते हैं, एक्स की वैल्यूज मुख्तलिफ हैं और वाई की वैल्यूज मुख्तलिफ हैं। तो ये था रिग्रेशन एनालिसिस, जितना भी हमने परफॉर्म करना था। तो ये इसकी समरी है सारी, ये मैं आपको बाद में व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये सारा डाटा जो है, ये जो मैंने काम किया हुआ है, ये शेयर कर दूंगा। तो अभी इसके बाद आते हैं इंडेक्स नंबर के ऊपर। तो इंडेक्स नंबर के ऊपर आने के लिए मैं डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ इधर से। ये डाटा एक यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल सी से, और इसको मैं एक नई स्प्रेडशीट में ओपन कर रहा हूँ, कंट्रोल वी से इधर मैंने पेस्ट किया। और अभी इसके ऊपर मैं आपको इंडेक्स नंबर का जो एनालिसिस है वो परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए इंडेक्स नंबर के एनालिसिस के लिए मैं बुक जो यूज़ करने लगा हूँ वो पार्ट 1 की फर्स्ट ईयर की बुक है, और फर्स्ट ईयर की बुक में ये चैप्टर 5 है इंडेक्स नंबर वाला। तो इंडेक्स नंबर के लिए जो चीज़ें हम निकालेंगे वो इधर फर्स्ट शीट में है कि हम 1964 एज ए बेस ईयर मान के हम निकालेंगे। ठीक है, मैं इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ। तो 1964 को मैंने इधर से कॉपी कर लिया, 1964 एज ए बेस ईयर, कंट्रोल सी, और शीट नंबर 7 पे आके मैंने इधर इसको पेस्ट कर लिया, और इसकी मैंने ज़रा वेट्स बढ़ा लिया सेल की। ठीक है, तो अभी 1964 को एज ए बेस ईयर मानना है, तो इसको परफॉर्म करने का बहुत सिंपल सा काम है। आपको सिर्फ इसके लिए बेसिक डिवीजन आने चाहिए, बेसिक मल्टीप्लिकेशन आने चाहिए, और बेसिक आपको इसके लिए क्या प्लस माइनस ये वाली चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर आप देखें 1964 एज ए बेस ईयर है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला मुझे खुद भूल गया हुआ है, तो उसके लिए मैं प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्राइस इन करंट ईयर तो ये है, ठीक है, और डिवाइड करेंगे हम प्राइस इन बेस ईयर से, जो कि यही है। फिर हम इधर एक लगाएंगे ऑपरेटर जो कि मल्टीप्लिकेशन का है, और फिर हम एक और ऑपरेटर लगाएंगे जो कि ब्रैकेट का है, और ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं क्योंकि, तो इसको कर दिया, तो ये बेसिक सा फार्मूला बन गया। तो आपने इसको इंटर दबाना है, तो आपके पास जो बेस ईयर में जो आती है वैल्यू वो 100 ही आती है। ठीक है, और आपने इसको सिंपली नीचे ड्रैग कर लेना सारे में, तो आपके पास ये सारी, सॉरी इधर कुछ गड़बड़ हो गई है, ये 100 नहीं आना चाहिए, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। प्राइस इन, सॉरी, पहले में तो आएगी 100 ही, सिर्फ आप इधर सिर्फ 100 लिखें। ठीक आ गया, और बाकी सब में आपके पास मुख्तलिफ आने चाहिए। तो प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर, जो कि हमारे पास कितनी है, 20 है, 20। और आपने सेल नहीं सेलेक्ट करना, वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है, और इसको आपने मल्टीप्लाई बाय कर देना है 100 से। तो ये करने से आपने वैल्यू जनरेट की 90। तो आपने अब इसको नीचे ड्रैग करना है, तो आपके पास ये सारी जो है कैलकुलेशंस आ गई हैं। ये 1964 एज ए बेस ईयर के लिए है। मैं इसको भी अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर मैं इसको सारी फॉर्मेटिंग इसकी करने लगा हूँ, बॉर्डर लगा दिए मैंने, और बोल्ड भी कर लिया।
अभी इसके बाद जो हमने काम करना है वो निकालने हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ईयर एज ए बेस ईयर। तो आपने इसको इधर से कॉपी कर लिया टेक्स्ट को टाइम बचाने के लिए मैंने, और इधर इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ और सेल की विड्थ मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ सके क्या लिखा हुआ है। और अभी फर्स्ट 5 ईयर की हमने एवरेज निकालनी है, तो एवरेज के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये नीचे आ गया। तो इसके अंदर आपने पहले 5 जो सेल हैं वो सिलेक्ट कर लेना है, 1 2 3 4 और 5, और इंटर कर देना है। तो आपके पास पहले 5 ईयर की जो एवरेज है वो आ जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ इधर साइड पे 5YAVG, यानी कि 5 ईयर की जो पहले 5 ईयर हैं उनकी एवरेज ये आ गई। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 22 है, तो 22 जो है ये हमारा बेस प्राइस होगी। ठीक है, तो इज इक्वल टू करेंगे हम इधर, और प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय 22, और इधर ऑपरेटर लगाया मल्टीप्लिकेशन का और ब्रैकेट का, और ब्रैकेट में हमने 100 इंसर्ट करना है, और इसको कर दिया इक्वल, और इसको नीचे ड्रैग कर लिया। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई सारी, जबकि आपकी बेस ईयर आपके पास कितना है, एवरेज है 5 ईयर की। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट में है वो आपके पास क्या है, 10 ईयर की एवरेज है। तो 10 ईयर की एवरेज के लिए मैं डेक्स इधर से कॉपी कर रहा हूँ, सिंपली कंट्रोल C, और इधर आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल V। ठीक हो गया। और एवरेज ऑफ ऑल 10 ईयर एज ए बेस, तो 10 ईयर की एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, वही फार्मूला यूज़ होगा AVERAGE, एवरेज का। और ये आप इधर देखें तो ये है, और इसके अंदर आपने 10 के 10 ईयर जो हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं, इनकी उनकी प्राइस सेलेक्ट कर लेनी है और इंटर दबा देना है। तो आपके पास जो 10 ईयर की एवरेज आ रही है वो आ रही है AVG एवरेज, वो आ रही है 26। तो 26 ये जो प्राइस है ये हमारी अब बेस प्राइस होगी। तो इसके लिए आपने फिर इधर इज इक्वल टू का फार्मूला लगाया, और प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय 26, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से, और सिंपली आपने इसको नीचे ड्रैग कर लेना है। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, जबकि आपकी एवरेज जो है वो 10 ईयर है एज ए बेस। इसके बाद आपने क्या और क्या इसके कैलकुलेशन करनी है, लिंक रिलेटिव्स आपने निकालने हैं। तो लिंक रिलेटिव्स के लिए मैं इधर से कॉपी टैग करने लगा हूँ, क्योंकि हमने चेन इंडिसेस तक बनाना है इसको। तो उसके लिए मैं जो है लिंक रिलेटिव इधर से पहले बनाऊंगा, फिर इसके चेन इंडिसेस बनेंगे। तो कंट्रोल C मैंने किया लिंक रिलेटिव्स के लिए, और शीट नंबर 7 पे इस वक्त वर्किंग हो रही है, तो इधर आके मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी आगे लिंक रिलेटिव्स निकाल, अभी लिंक रिलेटिव्स निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, मैं फार्मूला भूल चुका हूँ। इसके लिए मैं जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट ईयर की बुक के ऊपर, और फार्मूला मैं देखने लगा हूँ। तो फार्मूला है प्राइस ऑफ एन एटम फॉर करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एन एटम फॉर प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इसका फार्मूला है लिंक रिलेटिव्स का। तो प्राइस ऑफ एन एटम करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो पहले ईयर में तो ये फिर 100 ही रहेगी, और दूसरे में जब आप जाएंगे तो आपके पास जो है प्राइस इन करंट, और ये हमारे पास करंट है 18 वाले सेल में, और डिवाइड बाय प्राइस इन प्रीवियस। तो प्रीवियस में हमारे पास 20 है ये वाली, और इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो ऑपरेटर लगाया और इधर 100 प्रेस कर, तो ये मैंने नीचे कर ली। तो ये लिंक रिलेटिव हमारे पास जनरेट हो गया, आ गया 90, और इसको मैंने नीचे ड्रैग कर लिया सिंपली। तो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ के लिए लिंक रिलेटिव निकल आए। तो मैं इसको इधर से सिंपली सेंटर लाइन करने लगा हूँ,
लिंक रिलेटिव भी हमने जनरेट कर लिए हैं। और अब इसके बाद जो बारी है वो है चेन इंडिसेस की। तो चेन इंडिसेस के लिए मैं फिर वापस जाऊंगा और इधर से टेक्स्ट को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो चेन इंडिसेस के लिए फार्मूला जो है वो फिर मैं भूल चुका हूँ, उसके लिए मैं फिर वापस जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट ईयर की बुक के ऊपर और उधर से मैं फार्मूला देख रहा हूँ। तो चेन इंडिसेस जो पहले सेल का होता है वो तो होता है 100, ठीक हो गया। और जो सेकंड सेल में जो होता है वो होता है जो, यानी कि आपका लिंक रिलेटिव होता है उसके सामने 90 हमारा लिंक रिलेटिव है इस वक्त, उसको आपने प्रीवियस जो चेन इंडिसेस है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है आपने 100 के साथ। तो मैं आपके सामने ये करने लगा हूँ, ये काम जो मैंने आपको बताया अभी, इसको मैं 90 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस चेन इंडिसेस, ओके हो गया। और इस सारे को मैं डिवाइड करने लगा हूँ 100 से। तो इसके ये जो जगह है इधर भी मैं लगा देता हूँ एक पैरेंथेसिस, ताकि ये लैंग्वेज समझ सके कि क्या मैंने लिखा हुआ है और किस तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो ये मैंने कर दिया। अभी मैं इसको इक्वल प्रेस किया और ये मैंने 90 इधर वैल्यू जनरेट कर लिया और इसको मैं नीचे ड्रैग करने लगा हूँ। तो आपके पास ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास चेन इंडिसेस की शक्ल में आ गई हैं। अभी इसको मैं सेंटर लाइन करने लगा हूँ। तो ये हमारे पास सारे इसके आगे हैं लिंक रिलेटिव्स वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी हमने सारा ये सारा कुछ हमने अपने जो मेरी क्लास के बच्चे हैं उनको तो पता होगा, हमने ये आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में हमने ये पढ़ा सारा कुछ। और जो इंटर के जो बच्चे हैं वो पहले ईयर में अपने पढ़ते हैं कि किस तरीके से आप ये सारा कुछ करते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिक इसकी इंडेक्सिंग, इंडेक्स नंबर के बारे में। अभी इसके बाद कुछ और आपने करना है तो उसके लिए अवेलेबल ऑन राटा डॉट पी के, ओके हो गया। तो अभी आपने इसके बाद और भी इसके बारे में आप काम कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने इधर कैलकुलेशंस की हुई हैं, लेस्पियर पास्टिव और फिशरीज वगैरह ये मैंने निकाला हुआ है। तो इसके लिए आपने सिंपली करना क्या, आपके पास डाटा होना चाहिए। मेरे पास ये डाटा था तो इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ये सारे डाटा को कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया और शीट नंबर 7 पे मैं जा रहा हूँ, इधर वर्किंग हो रही है इस वक्त और इधर आके मैंने पेस्ट कर लिया डाटा। तो ये मेरे पास सारा डाटा खुल के आ गया। ये जो मेरे पास डाटा था इसमें प्राइसेस, क्वांटिटीज़ और राइस, बेरली, मेज 3 कमोडिटीज़ हैं। इनकी 1963 और 1967 के लिए प्राइसेस हैं, क्वांटिटीज़ हैं और प्राइसेस और क्वांटिटीज़ हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि पास्चे, फिशरीज़ और ये वो जो इनके फार्मूलेज हैं उनकी मदद से हम निकालेंगे। तो जो लेस्पियर का होता है फार्मूला, अगर मुझे याद नहीं है तो फिर मैं जाऊंगा वापस। तो सबसे पहले लेस्पियर निकालते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। तो लेस्पियर के लिए LASPEYRA, लेस्पियर। तो लेस्पियर क्या कहता है, लेस्पियर कहता है कि आप जो है वो मेरा फार्मूला इस तरीके से यूज़ करें कि समीशन QN यानी कि क्वांटिटी इन करंट ईयर मल्टीप्लाई करें उसको क्वांटिटी समीशन PN यानी कि प्राइस इन क्वांटिटी ईयर करंट ईयर और मल्टीप्लाई करें इसको क्वांटिटी बेस ईयर के साथ और इन सब का साम लें और डिवाइड करें प्राइस इन करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इन प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इन बेस ईयर। तो ये इसका फार्मूला है। तो उसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। पहले मुझे PN और Q नॉट निकालना पड़ेगा। तो मैं इधर PN और Q नॉट निकालूंगा, Q नॉट, PN और Q नॉट, ठीक है। तो PN और Q नॉट निकालने के लिए मेरे पास इधर आप देखें तो प्राइस जो हमारे पास करंट ईयर है,
करंट ईयर तो हमारे पास होना चाहिए, जो जो कि हमें अज्यूम हम कर सकते हैं कोई भी करंट ईयर, मगर ये इस वक्त हमारे पास करंट ईयर है 1967। तो प्राइस इन करंट ईयर इज इक्वल टू, मैं इधर लगाता हूँ, प्राइस इन करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इन बेस ईयर। तो ये है बेस ईयर और इसकी जो क्वांटिटी है वो ये है। तो इसको मैंने इंटर दबाया तो मेरे पास ये आ गई। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक, तो ये मेरे पास इधर डाटा आ गया सारा। और मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन करने लगा हूँ और बॉर्डर लगाने लगा हूँ। ठीक हो गया, ये आ गए हमारे पास। और लेस पेयर के लिए एक और कैलकुलेशन हमने करनी है, वो हमारे पास प्राइस इन बेस ईयर को और क्वांटिटी इन बेस ईयर को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इन बेस ईयर। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला प्राइस इन बेस ईयर, प्राइस इन बेस ईयर क्या है हमारे पास, ये है। और क्वांटिटी इन बेस ईयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए क्वांटिटी इन बेस ईयर को हमने सेलेक्ट कर लिया और सिंपली इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे। ठीक हो गया, तो इसको मैं सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी मैं बॉर्डर और सेंटर अलाइन करने लगा हूँ। तो ये लेस पेयर के लिए जो कैलकुलेशन चाहिए थी वो हमने कर ली। और इसका अब हमने सम निकाल लेना है, SUM सम। तो सम के लिए फार्मूला होता है इज इक्वल टू SUM सम। और जो जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको आप सेलेक्ट करें और इंटर दबा दें। तो इसके लिए जो हमारा सम आया है वो ये आ गया। और इसी तरीके से जो इसके लिए जो हमारा सम होगा उसे हम निकालेंगे SUM सम के ज़रिए। और सॉरी, इधर कुछ गड़बड़ हो गई है, सम ब्रैकेट नहीं लगाई थी और मैंने इंटर दबा दिया। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारा काम किया। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी हमने करना क्या है, सिर्फ लेस पेयर को इधर से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C, और इधर पेस्ट कर लेना है, कंट्रोल